अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या तो बॉन्डिंग होते हैं या एंटी बॉन्डिंग होते हैं या नॉन बॉन्डिंग होते हैं। तो इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरह से बनते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरह से बनते हैं, और साथ साथ हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज़्यादा होती है या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज़्यादा होती है, और क्यों ज़्यादा होती है इस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम किसे कहते हैं? ऑल दोज ऑर्बिटल, यानी ये वो ऑर्बिटल होते हैं, दोज ऑर्बिटल्स, ऐसे ऑर्बिटल्स विच आर फॉर्म्ड, दोज ऑर्बिटल्स विच आर formed from constructive interference, ऐसे ऑर्बिटल जो आप लोग के पास बनते हैं किस चीज से? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। इन ऑर्बिटल को आप लोग क्या कहते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ऐसे ऑर्बिटल जो आप लोग के पास बनते हैं किस चीज से? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। क्योंकि देखिए, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंटरफेरेंस टू टाइप्स की होती है, एक को आप लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक को आप लोग क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में जो ऑर्बिटल आप लोग के पास बनते हैं इसको आप लोग क्या कहते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में जो ऑर्बिटल आप लोग के पास बनते हैं इसको आप लोग क्या कहते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ऐसे ऑर्बिटल्स आप लोग के पास क्या होंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब हो गया, तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल ये आप लोग के पास एक वेव है और ये भी आप लोग के पास क्या है? एक वेव है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये कि जब एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट के साथ मिलता है, इसी तरह जब एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ के साथ मिलता है तो जो इंटरफेरेंस आकर होती है इसको आप लोग क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। देखिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या कि इस वेव का जो क्रस्ट, वेव का जो अपर पार्ट होता है इसको आप लोग क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, और इसी तरह जो लोअर पार्ट होता है इसको आप लोग क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं। तो देखिए, प्लस का मतलब क्या कि एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट के साथ मिलेगा, इसी तरह एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ के साथ मिलेगा। तो देखिए, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से आप लोग के पास जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? हाई होगा। तो इस एम्पलीट्यूड हाई होने का मतलब क्या कि इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम होगी। देखिए कैसे मैक्सिमम होगी? फॉर एग्जांपल इस वेव को मैं कहता हूं कि ये फॉर एग्जांपल आप लोग के पास एक वेव है ए, और इसको मैं कहता हूं कि ये जो वेव है आप लोग के पास ये बी है। अब देखिए, मैथमेटिक्स में आप लोग क्लास 10th 9th में एक फार्मूला पढ़ चुके हैं जिसको आप लोग कहते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर। देखिए, अगर ए प्लस बी, ये ए हो गया और ये आप लोग के पास क्या हो गया? बी हो गया। अगर इन दोनों का मैं स्क्वायर ले लूं तो इसका मतलब क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर आप लोग देखें तो आप लोग के पास सिर्फ दो टर्म थे, एक को आप लोगों ने ए कहा था, एक को आप लोगों ने बी कहा था, लेकिन यहां पे आप लोग के पास कितने टर्म आ रहे हैं? 3 टर्म आ रहे हैं। तो अगर आप लोग देखें यहां पे इस टर्म की एडिशन हुई है, तो जब कोई चीज ऐड होती है तो मतलब क्या? इसमें कुछ इजाफा हो रहा है। अब केमिस्ट्री की जुबान में यहां पे जो इजाफा हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। यानी यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी और यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कम होगी। ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया? ज्यादा होने का मतलब क्या कि यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा टाइम को क्या करेगा? टाइम को स्पेंड करेगा। यानी ऐसी जगह जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहां पे ज्यादा टाइम जो है वो गुजारेगा। तो देखिए, ऐसी इंटरफेरेंस जिसके नतीजे में आप लोग के पास, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसके नतीजे में आप लोग के पास ऑर्बिटल बनते, इन ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है जिसको हम साई स्क्वायर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं वो मैक्सिमम होती है। अगर ए और बी आप लोगों ने नहीं लिखना तो सिंपल आप लोग इसकी जगह क्या लिख सकते हैं कि साई 1 प्लस साई 2, मतलब एक वेव का जो आप लोग के पास प्रोबेबिलिटी है और दूसरे वेव का जो प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों का आप लोग क्या कर ले? स्क्वायर ले ले। तो ये आप लोग के पास क्या आ जाएगा? साई 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप लोग के पास साई
2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 इंटू साई 1 इंटू साई 2। तो देखिए वही बात है, लेकिन अगर आप लोगों ने साई 1 लिखना है तब भी ठीक है, या अगर आप लोगों ने सिंपल ए और बी लिखना है तब भी ठीक है। तो इससे जो ऑर्बिटल आप लोग के पास बन रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और देखिए एक है आप लोग के पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल होते हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनते हैं। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब कि यही आप लोग के पास क्या एक वेव है और ये भी आप लोग के पास क्या एक वेव है। इन दोनों के दरमियान मैं माइनस पुट कर देता हूं। अब ये माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्ट्रक्शन को। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ के साथ मिलेगा और एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के क्रस्ट के साथ मिलेगा। तो देखिए ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जब ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो इनके दरमियान होगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे क्या होगी, मिनिमम होगी। वो यहाँ पे क्या होगी, मिनिमम होगी। तो देखिए ऐसे ऑर्बिटल जो आप लोग के पास, सॉरी यहाँ पे मिनिमम, ऐसे ऑर्बिटल जो आप लोग के पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बन रहे थे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब कि जब एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट के साथ मिलता है और एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ के साथ मिलता है, तो इसके नतीजे में आप लोग के पास बनते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है, दे आर लोअर इन एनर्जी। ये आप लोग के पास क्या होते हैं, लोअर इन एनर्जी होते हैं। जब ये लोअर इन एनर्जी होते हैं तो दूसरे अल्फाज में ये क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। और एक ऐसे ऑर्बिटल थे जो आप लोग के पास बन रहे थे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब कि एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ के साथ मिलेगा और एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ दूसरे वेव के क्रस्ट के साथ मिलेगा। तो देखिए जब एक दोनों का अपोजिट मिल रहा है तो इनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगी, मिनिमम होगी। और साथ साथ ये आप लोग के पास क्या होंगे, हायर इन एनर्जी होंगे। ये आप लोग के पास हायर इन एनर्जी होंगे। क्यों? चूंकि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो है वो बन रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इनको आप दो से रिप्रेजेंट कर सके, या तो आप इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं या आप इसको क्या किस से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इनको आप किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं या पाई स्टार से। तो देखिए जब भी आप लोग को सिग्मा स्टार या पाई स्टार दिखे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आप लोग के पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और जब सिंपल आप लोग के पास सिग्मा और पाई दिखे तो इसका मतलब क्या होगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ आई हुई होगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।